नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में खत्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक तमाम मोदी विरोधी नेताओं ने भाषण दिया। एकजुटता, एकरूपता, एकता पर बड़ी बड़ी बातें की। 24 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का ऐलान किया, लेकिन अगर मोदी को हरा भी पाए तो उनकी जगह बैठेगा कौन, इस पर चुप्पी रही। कैसे 24 की लड़ाई लड़ेंगे, इस पर भी चुप्पी रही। ऐसा लगा मकसद सिर्फ अटेंडेंस लगाना था, अपनी अपनी हाजिरी पर प्रेजेंट सर बोलना था। सबने बोला, लेकिन समझ में नहीं आया कि करोड़ों रुपए खर्च कर जो महाजुटान हुआ था वो क्यों हुआ था। आज जब पूरे देश संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने, जल्दी चुनाव की संभावनाएं और एक देश एक चुनाव की ओर सरकार के बढ़ते कदम पर बात कर रहा था, तब इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मुद्दा सुनाई नहीं दिया। तो क्या इंडिया अलायंस के रेत के किले को मोदी सरकार के एक संकेत ने समंदर की लहर की तरह बहा दिया? अब अलायंस के नेता पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर तैयारी करेंगे या 24 की रणनीति बनाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या इसका मतलब इंडिया अलायंस का दी एंड होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हुई पार्टियां विधानसभा चुनावों में आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक ही आखिरी बैठक हो सकती थी? इसके बाद ना मौका लगेगा ना दस्तूर। इसी पर आज करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान जिसने दिए बड़े संकेत। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरुण कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एलजेपीआर, सुधाकर सिंह, विधायक आरजेडी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य भी जुड़ेंगी। विनय मिश्रा, प्रवक्ता आप, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मजबूती के साथ अब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, ये दावा आज तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया है। इसी पर प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। इंडिया गठबंधन ने आज ये बता दिया कि तमाम मतभेदों के बावजूद हम सब एक हैं। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, आगे कैसे संयुक्त रैलियां की जाएंगी, क्या मुद्दे होंगे, ये भी हमने तय कर लिया है। क्या इंडिया गठबंधन की यही मजबूती का रिजल्ट है वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, 2015 में तो कल्पना भी नहीं की गई थी कि कोई इस तरह का गठबंधन बनेगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और शिवसेना दोनों को कांग्रेस का पवित्र जल छिड़क कर उनको सेकुलर बना दिया जाएगा। यह कल्पना तो 2015 में किसी ने की नहीं थी। तब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। 1999 में जब लॉ कमीशन में बी जीवन रेड्डी वन नेशन वन इलेक्शन का रिकमेंडेशन कर रहे थे, तब तो इस गठबंधन का कहीं दूर दूर तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2018 में जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के लोग इस सिफारिश कर रहे थे कि इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, तब भी कोई इस तरह का कहीं से गठबंधन की सुगबुगाहट नहीं थी। गठबंधन वालों को पता नहीं किस बात का मुगालता है कि हर बात पे यहाँ वहाँ देख के कह लेते हैं हमसे सब डर गए, हमसे सब डर गए। अरे कौन किससे क्यों डर जाएगा? ये लोकतंत्र है।
आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। जनता जो है वो जनार्दन है, वो तय करेगी, वो किसको जनादेश देना है उसके हाथ में है। ये डर गए, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सुर्खियां बटोरने से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए गठबंधन को। घनश्याम तिवारी जी, सुर्खियां बटोरने की कोशिश है या फिर वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन अब इंडिया गठबंधन को सूट नहीं कर रहा है? क्योंकि आप लोग तो वो पार्टी हैं जो इसका समर्थन कर चुकी हैं कि ये होना चाहिए। नमस्कार साक्षी जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। क्या किसी को ये भी पता है कि जो संसद का सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र, उसका क्या एजेंडा है? किसी संसद के सत्र का एजेंडा अफवाह नहीं हो सकता। क्या सरकार की तरफ से किसी ने बोला है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बता देंगे देश को कि क्या एजेंडा है? 140 करोड़ लोगों से के लोकतंत्र में ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक अफवाह को संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बना दिया गया है। उस संसद में जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जो इनके विश्व गुरु हैं, उनकी उपस्थिति बाकी तमाम प्रधानमंत्रियों से औसतन कम रही है। बाकी तमाम की तुलना में उन्होंने कम क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी तमाम की तुलना में कम डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। और जिस सरकार के ऊपर ये कलंक लगा हुआ है कि 17वीं लोकसभा सबसे कम समय तक बैठी जाने वाली लोकसभा है और इसने 16वीं लोकसभा का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस सरकार में न प्रधानमंत्री को, न इस सरकार को वाकई किसी भी तरह का संसदीय लोकतंत्र पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जब राजनाथ सिंह जी ने जून 2019 में मीटिंग की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। ये प्रेम शुक्ला जी जो है पुरानी बासी खबरें लेकर के आए हैं कि लॉ कमीशन ने 2018 में क्या कहा था। उसके फ्रेश अपडेट जो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अभी तक नहीं दिया गया है कि जून 2019 में प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर ट्वीट किया था। कहाँ है वो कमेटी? यानी कि आप ये चाहते हैं कि पूरा देश अफवाह पे गुमराह होता रहे, इस पे चर्चा न करके पूरी दुनिया वन नेशन वन बिजनेसमैन की बात कर रही है कि किस तरीके से अडानी समूह नहीं। घनश्याम तिवारी जी 2019 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, आज चर्चा का विषय यह है कि आज क्या हो रहा है। अब तो कमेटी बना दी गई है, अब तो अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये डर है। एक सेकंड घनश्याम तिवारी जी, और आप वो पार्टी हैं जिसने अपने ओपिनियन में बताया लॉ कमीशन में कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। तो अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? ये आप बिल्कुल आपने सही बात कही। तीन बातें हैं आपकी बात में। पहले तो यहाँ पे किसी को पता है कि उस कमेटी के सदस्य कौन है, उस कमेटी का चार्टर कौन है? देखिए, हम सब अफवाह पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अफवाह की मास्टर है। जिसे बिहार में रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहते हैं, आरएसएस, उसकी बुनियाद पे टिकी हुई है। तो ये अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात, जो आपने लॉ कमीशन की बात की, वो तो 2018 की बात थी, वही तो मैं कह रहा था। तो आप कहने आप 2018 में जा रहे हैं। लॉ कमीशन को जो हमने कहा था, उस लॉ कमीशन के स्टैंड के बाद 2019 में जो बैठक हुई थी, उसमें भी हमने अपनी बात कहने की कोशिश की थी। अभी भी कह रहे हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो आप वाकई इसका प्रारूप लेकर के आइए, अफवाह के रूप में मत लाइए। अभी तो ये सिर्फ अफवाह है जिसके ऊपर देश में चर्चा की जा रही है क्योंकि सरकार को तमाशा अच्छा लगता है। घनश्याम तिवारी जी, क्या आपको अफवाह लगती है? आज तो तस्वीरें भी सामने आ गई। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो नाम है वो आ गया है सामने अध्यक्ष को लेकर। अब नोटिफिकेशन जारी होना है, ये भी अफवाह लगता है आपको? कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो समिति कहाँ है, उसके सदस्य कौन है, उसका एजेंडा क्या है, ये जारी होना है। घनश्याम तिवारी जी, आप इस बात का इंतजार तो करिए, बस अपना स्टैंड बता दीजिए एक बार। ये लोग तमाशा करना चाहते हैं। जो सरकार जाते जाते संसद का विशेष सत्र बुलाए और उसके वरिष्ठ प्रवक्ता को ना पता हो कि उसके एक एजेंडा का ABC बताओ। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस बात पर जवाब दे दीजिए। आप लोग अफवाह के मास्टर हैं और ये अफवाह सिर्फ इस वजह से है ताकि इंडिया गठबंधन की मजबूती पर कोई चर्चा ना कर पाए। ने कुछ लोग अफवाहों में ही जीने के आदी हो गए हैं और यहाँ तक कि आतंकवादियों को मजहब के आधार पर छोड़ने को भी जब सुप्रीम कोर्ट उनको डांटता है, उसको भी अफवाह समझते होंगे वो। तो कुछ लोग जो है अफवाह की गलतफहमी में जीने के अधिकारी हैं। आप पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति की बात होना कि इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसको अगर कोई अफवाह कहता हो तो उसकी जो है मानसिक स्तर को प्रणाम ही किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? अब अगर आप सहमत हैं कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए तो आपकी आपत्ति, आप प्रसन्न होइए कि समिति गठित हो गई है, समिति घोषित हो गई है, गठित हो जाएगी, उसका प्रारूप भी आ जाएगा, उसमें सुझाव भी आमंत्रित हो जाएंगे।
इसमें परेशानी क्या है आपकी? परेशानी आपके कुल वक्तव्य से यही आदरणीय तिवारी जी दिखाई दिया कि आप जो है जिस दिन इनके गठबंधन की बैठक हो रही थी उस दिन जो है ये खबर क्यों चल गई। अब इनके जिस दिन जो है इनके गठबंधन की बैठक हो उस दिन पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाए, किसी प्रकार की कोई गतिविधियां ना हो, तब ताकि इनकी खबर चल सके। जो भाई मैंने पहले वाक्य में यही कहा ना कि सुर्खियां बटोरने की कवायद के अतिरिक्त पिछली 3 बैठकों, मुझे बताइए इनका जो है एजेंडा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी के अलावा इनके गठबंधन के एजेंडे का क्या एक भी सूत्र कृपा करके श्रीमान घनश्याम तिवारी जी बता दें। फिर अनुमा आचार्य जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? इंडिया गठबंधन में अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आज तो मौका नहीं मिला तिवारी जी उत्तर प्रदेश को के नेता को कि वो 2 शब्द कह पाए मंच पर, लेकिन आगे मौका मिलेगा कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी कार्यक्रम के शुरुआत से जिस तरीके से का तंज आप इंडिया गठबंधन पे कस रही हैं कि रेत का किला है, ढह जाएगा प्रधानमंत्री के विरोध में, इस तरह का तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी नहीं कहा। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि 10 पार्टियों का नाम बताइए जो कि एनडीए गठबंधन में है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ दूं या उनकी किसी समर्थित पार्टी से पूछ दूं, एलजेपीआर वालों से पूछ दूं कि 10 पार्टियों का नाम बताइए जो कि एनडीए के गठबंधन में, आप नहीं बता पाएंगे। अभी बता देते हैं तिवारी जी, अभी बता देते हैं, बटोरे हुए टुकड़े अभी बता देते हैं। बैठक होनी थी, उनके सामने एक प्रस्तुति करनी थी, इसलिए 38 टुकड़ों को बटोरा। प्राची जी, मैं इनकी चुनौती को स्वीकारता हूं, 10 पार्टियों के नाम बता रहा हूं। गठबंधन की बात है, उसका एजेंडा स्पष्ट है कि देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पे। तिवारी जी, मेरा सवाल नहीं था रेत का किला है या नहीं है, ये क्या था या क्या नहीं है, इस पर टिप्पणी बाद में कर लेते। मैं तो सवाल ये पूछ रही थी कि आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश के नेता, जो आप तो सबसे बड़े प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना सर, आपको 2 शब्द कहने का मौका नहीं मिला स्टेज पर। ये कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं था जिस पर आप इतना नाराज होने लगे सर? मैं अनुमा आचार्य जी के पास जा रही हूं। नाराज नहीं हो रहा था, मैं नाराज नहीं हो रहा था। मैं तो आपने कहा रेत का किला है, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने नहीं तिवारी जी, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था कि आप लोगों ने तो इसका समर्थन किया था, अब आगे स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना सा सवाल था। आगे जवाब दे दीजिएगा। अनुमा आचार्य जी, आप लोग एकजुट हुए, मजबूती दिखाई आप लोगों ने, और मजबूती के साथ आप लोगों ने ये भी बता दिया कि अब आगे आप सीट शेयरिंग की तरफ देखेंगे, सीट शेयरिंग पर आप लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सिलेबस तो कहीं चेंज नहीं हो गया, क्योंकि ना 1 नेशन 1 इलेक्शन पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला। संसद सत्र पर जरूर बोल गए, लेकिन देश भर में आज जिस बात की चर्चा हो रही है उस पर एक शब्द नहीं आया इस बैठक से। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके के प्रयोग करना चाहती है, जो उसने पहले यूसीसी से करना शुरू किया, वहां बात नहीं बनी, फिर कर्नाटक में एक प्रयोग किया, बजरंग दल बजरंग बली की बात की, वहां बात नहीं बनी, उसके बाद फिर एक कास्ट बेस्ड आरक्षण पे करना शुरू किया, वहां बात नहीं बनी, मध्य प्रदेश में एक एक करके उनके नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भी दिखने लगा कि मध्य प्रदेश हारने वाले हैं। तो इस तरह से अलग अलग तिकड़म जुटाने के बाद फाइनली उन्होंने सोचा कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात करेंगे। तो ये जो सिलेबस बदलने की बात है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा सिलेबस एक ही है, हमारा सिलेबस लोकतंत्र है, हमारा सिलेबस संविधान है, और हमको इन सब तिकड़मों के पार इस देश के लोगों के बारे में सोचना है, उनके मुद्दे उठाने हैं, उसमें हम लोग सब एक हैं। तो आप ये जो सिलेबस बदलने की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि किस डर के कारण ये सिलेबस बदलने की बात होती है, किस डर के कारण अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। और ये चाहा जाता है क्योंकि पिच इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसने खेली है। बार बार अटकलें लगा के बोलते हैं उन्होंने ये डिस्कस नहीं किया, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, एक मोदी और आल, इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ थी वो जमीन से छूट गई है। आरएसएस को भी पता है, और ये उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो है अब अपनी उस तरह से भीड़ नहीं जुटा सकते। मोदी जी के आपने कहा इंडिया गठबंधन से ये लोग डरे हुए हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी जिक्र कर रहे थे कि क्या 2019 में भी इंडिया गठबंधन बन गया था, क्योंकि पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया हो या बीजेपी सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो रखती आई है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उस वक्त पे इंडिया गठबंधन देख लिया था प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने, जो वो पहले बात करते? प्राची जी, इंडिया 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने सुना है इसके बारे में। लेकिन दिक्कत क्या है, आप ये समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर चीज एडहॉक में करती है, जो कोई भी चीज चर्चा से नहीं करती।
कोई भी चीज प्रोसीजर से नहीं करती, प्रक्रिया से नहीं करती। तोड़ना बड़ा आसान होता है, हर चीज तोड़ ताड़ के एक कर देती है, लेकिन नया कुछ नहीं बना पाती। तो कहीं पर भी सम्मति से लोगों के काम नहीं होता। अगर आपने सुना हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि जब डेमोक्रेसी होती है तो सबकी बात सुनी जाती है, इसलिए विकास की गति उतनी तेज नहीं होती। लेकिन जब तानाशाही होती है तो कंक्रीट का विकास तो तेज हो जाता है, लेकिन देश का विकास किनारे लग जाता है। प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा जवाब इस पर भी दे दीजिए, है। क्योंकि तानाशाही शब्द का इस्तेमाल तो आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। आप लोग इतने तानाशाह हो गए कि विशेष सत्र बुलाते हैं, विपक्ष का कंसर्न ही नहीं लेते हैं, कॉन्सेंट ही नहीं लेते हैं। देखिए, विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष का कंसेंट लेने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। तो कृपा करके संविधान के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी इस बात को समझ लें। दूसरी बात, तानाशाह कौन है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के विधि मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो उनकी कोई असहमति बनी, उन्होंने त्यागपत्र दिया, उनको संसद में अपना वक्तव्य नहीं देने दिया गया, इसे तानाशाही कहते हैं। 1959 में नंबूदिरीपाद की सरकार गिराई जा रही थी, जो कि निर्वाचित हुई थी 57 में। तब कांग्रेस में बैठक हुई, तब अध्यक्ष हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिरोज गांधी ने बैठक में, जो इंदिरा गांधी के पति हुआ करते थे और कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने कहा हिटलर शाही है ये। इंदिरा जी, आप हिटलर वाली हरकत कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो हिटलर और तानाशाह कौन है? आपातकाल किसने लगाया? लाखों लोगों को किसने गिरफ्तार किया? कौन वो व्यक्ति और संस्था थी जिस संस्था में जो है प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री जो भी फाइलें पढ़ते थे, साइन करने के पहले वो फाइलें एक असंवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तित्व के पास ले जाई जाती थी। तो संविधान पर तो आप जब बातें करते हैं तो हर किसी को 90 से अधिक सरकारों को अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके गिराया गया, एक दो नहीं, 90 से अधिक सरकारों को। और ये 59 से लेके 2005 के बीच में। और किसके कार्यकाल में सर्वाधिक सरकारें गिराई गई? कांग्रेस के कार्यकाल में 50 से अधिक सरकारें तो अकेले श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गिरा दी गई। तो आपने संविधान का कितना दुरुपयोग किया है लोग जानते हैं। चलिए ठीक है अनुमा जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूं, उससे पहले बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं कि कमेंट में उनका ले लूं। सुधाकर सिंह जी, आप तो कुछ ज्यादा ही तेज चलते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में। जो कोई नहीं कह पाया वो आपके नेता ने कह दिया। राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे, क्या समझा जाए? सांकेतिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं आप लोग, मोदी वर्सेस राहुल। राष्ट्रीय जनता दल तो ये सवाल कर रहा है आज के दिन में कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित किया गया था कि 75 साल के बाद उसका नेतृत्व बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी 74 साल के पूरा कर लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव तक 75 पूरा कर लेंगे, उसके बाद उनका कौन नेतृत्व करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन साधे हुए हैं। उनको तय करना है, बताएं कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि वो तो 75 साल उम्र पूरा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ सवाल है। सुधाकर सिंह जी, आप तो मैं बात कर रही हूँ आपसे इंडिया गठबंधन पे, आपके ऐलान का। आप तो इनकी पार्टी में क्या हो रहा है मुझे ये बताने लगे। प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे देंगे, लेकिन ये बताइए आप बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या? जो कोई नहीं देख पाया, जो कोई नहीं बता पाया, वो आप बता रहे हैं। दे दूं मैं? आप जवाब दे दें या प्राची जी बता दें, लेकिन ये तो सवाल है ही देश के सामने। आप पूछ रहे हैं कि इंडिया का गठबंधन का नेता कौन है? अनुमति देता हूं। चलिए ठीक है सुधाकर सिंह जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही थी इंडिया गठबंधन पर लेकर, लेकिन आपको इंटरेस्ट एनडीए और बीजेपी में ज्यादा है। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दें, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, दो मेहमान और हैं, उनको चर्चा में ले आऊं। अरुण कुमार जी, सुधाकर सिंह जी के गंभीर सवाल कि आप जिस तरीके की बातों का जिक्र किया करते थे, वो बातें अब एनडीए और इंडिया में खत्म हो गई हैं। और घनश्याम तिवारी जी चुनौती दे रहे थे कि आप लोगों को अपने गठबंधन का पता नहीं, ताका झांकी आप पड़ोस के घर में कर रहे हैं। जी प्राची जी, विषय ये है कि ये लोग जो इंडिया बना रहे हैं, भारत के निर्माण में इनकी अभिरुचि नहीं है, ये इंडिया बना रहे हैं। तो ऐसे ही इंडिया शब्द से इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी से और इंडिया से कोई लगाव नहीं है। इंडिया जो ये शब्द चुना है उसमें ये फंस गए हैं। यह देश भारत है और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
ये लोग छटपटा रहे हैं इसलिए कि एनडीए के भी कई साथी वहाँ गए हैं। तो लालू जी ने ठीक कहा, कम से कम कुछ सवाल पर वो बेबाक हैं कि हम राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। देश के कई राज्यों में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का विस्तार है। अब उसमें नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 1 से 2 में अभी केजरीवाल हुए हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो कह नहीं रहे हैं, बनना चाहते हैं। ये विपक्ष नहीं ना है। आप जगमोहन रेड्डी कहाँ हैं अभी? नवीन बाबू कहाँ हैं? बहन मायावती जी कहाँ हैं? ये भाजपा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन विपक्ष हैं। तो यही इंडिया नहीं है। भारत बनाते, भारत के सवालों के साथ जुड़ते, तो उसमें दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने देखा है उनके जीवन के साथ कैसे वो बच पाई सपा से, जो इंडिया के निर्माण में अभी लगे हुए हैं। हाँ, मैं विनय मिश्रा जी का कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सबके अपने अपने नेता हैं। अरुण कुमार जी, आपने अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया। विनय मिश्रा जी, मंच से जो लालू यादव ने कहा वो आपको भी स्वीकार है क्या? अब उससे तो यही मैसेजिंग जारी है ना कि राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, यानी सांकेतिक तौर पर ऐलान हो रहा है क्या चेहरे का? देखिए, लालू जी ने क्या कहा, उस पे क्या सोच है वो आप अपना सोचते रहें। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद जी ने साफ शब्दों में कहा और भरे मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है, हमारी मंशा एक ही है कि 140 करोड़ भारतवासियों को कैसे सम्मान मिले। जो आज भारत की खबरें विदेशों में जो फ्रॉड के नाम पे आ रही है, घोटालों के नाम पे आ रही है, एक दोस्त के लिए पूरे देश को बेचा जा रहा है, जो ऐसी खबरें आ रही है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने मांगा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेम शंकर जी हर बात पे एक ही बात करते, विक्टिमाइजेशन पे आते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कब्र मोदी जी की नहीं खुदेगी, कब्र भ्रष्टाचार की खुदेगी, कब्र बेरोजगारी की खुदेगी, कब्र इस देश में जो दलितों पे, शोषितों पे जो शोषण हो रहा है उसकी कब्र खुदेगी। आज युवा बेरोजगारी से तरसता है, वो पूछ रहा है, उनसे मांग कर रहा है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, मणिपुर पे लोग सवाल कर रहे हैं कि आज आपने विशेष सत्र बुलाया, मणिपुर पे आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? बुलाते मणिपुर पे जब कारगिल योद्धा की पत्नी के मिश्रा जी, आप भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की कब्र खुदेगी, तो आप ही के मन से लालू यादव खड़े होकर पशुपालन में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप ही के नेता के सामने बता रहे थे। तो उस वक्त तो आपकी आंखें झुक जानी चाहिए थी कि ये क्या हो रहा है आपकी आंखों के सामने। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या होगा, कैसे होगा, इसका स्वरूप तो देश के सामने अभी आना बाकी है, लेकिन ये संभव हो कैसे पाएगा? विपक्षी गठबंधन क्या करेगा, क्या नहीं, बिना उनके कंसेंट के या बिना उनके समर्थन के क्या ये संभव कर पाएंगे आप देश में? देखिए, किसने कहा कि हम किसी का कंसेंट नहीं लेंगे? कमेटी क्यों गठित की गई? पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में अगर कमेटी गठित की गई है तो उसमें सारे स्टेक होल्डर से चर्चा होगी, उसमें इलेक्शन कमीशन से चर्चा होगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा होगी, उसमें नागरिकों से चर्चा होगी, उसमें प्रशासनिक अन्य अमलों से चर्चा होगी, और उस पर व्यापक जो है निश्चित अगर कोई कानून बनता संसद में चर्चा होगी। अब इतना व्यापक चर्चा का इस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताइए, अनुच्छेद 370 का संशोधन क्या संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ? इनका तो आरोप है कि नहीं हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में सामने दिख रहा है कि सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का सामना सबका पालन हुआ है। इसी तरह से ये राम मंदिर का निर्माण, हम कहते थे हम संविधान के दायरे में करेंगे, क्या संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ राम मंदिर का निर्माण? जीएसटी क्या संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ है? क्या उसके लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था? तो जब हमने वन टैक्स वन नेशन की बात की थी तो क्या क्या बातें नहीं की गई थी? ये कहा गया था कि जहां जहां जीएसटी कोई जो ले आती है सरकार फिर कभी निर्वाचित होकर आती नहीं। क्या इतने सारे जो हैं विपक्षी दल कहते खुद को बहुत प्रगतिशील है, लेकिन कैसे कैसे जो है अंधविश्वासों में होता कह देंगे कि जो नोएडा आएगा फिर से मुख्यमंत्री बनकर नहीं लौटेगा, उसी में फंसे रहेंगे। निठारी में इतना बड़ा कांड हो गया, घनश्याम तिवारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो इसलिए नहीं आए कि अगली बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आएंगे। तो इस तरह का आप जो है अनावश्यक अंधविश्वास न करें। भारतीय संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पारदर्शी पालन करना और जनतंत्र को मजबूत है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। ठीक,
ये लोकतंत्र की मातृशक्ति है भारत, और इसमें जो है सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पारदर्शी परिपालन, या आज तक चाहे वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो 6 वर्षों की, या 9 वर्षों की आदरणीय मोदी जी की सरकार रही हो, 15 वर्षों में आप एक उदाहरण नहीं दे सकते जिस पर कोई संस्था ये कह सके कि संविधानेतर है। कांग्रेस पर भी उठा रहे, मैं अनुमा आचार्य जी से जवाब ले लेती हूँ। अनुमा आचार्य जी, आपत्ति क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है या मौजूदा सरकार कर रही है, तो ये तो एक प्रक्रिया के तहत होगा, बाकायदा संसद में आप लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी, तो इसमें कहां पर आपत्ति है? क्या आपको लग रहा है कि ये होगा तो गलत हो जाएगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आता, लेकिन चैनल ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपत्ति हो रही है। ऐसे ही चैनल डिसाइड कर लेते हैं कि वहां प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही है। ऐसे ही चैनल डिसाइड कर लेते हैं कि वहां पे कुछ एक नहीं है। कितना अच्छा है, ये पिच सबसे अच्छी है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि किसी को किसी चीज के बारे में सही सूचना नहीं है, जस्ट अटकलें लगा देना है तो लगा दे रहे हैं। हमारी तरफ से हमें यह कहना है कि 2 भारत बने हैं, एक भारत अडानी जी का और दूसरा भारत वो जिसमें गरीबों को G20 से पहले पकड़ पकड़ के दिल्ली में रखा जा रहा है, जिससे उनको जाके रैन बसेरे में बंद कर दिया जाए, जिससे वो ना दिखे। इसी तरह से बहुत सारे रास्तों पर बार बार पुताई करवाई जा रही है, चूना लगाया जा रहा है, जैसा कि वहां लगाया गया था अहमदाबाद में। ये लोकतंत्र को चूना लगाया जा रहा है, और इसी के कारण हमारी लड़ाई है कि केवल 2 लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति है। हम झूठ बोलते हैं कि हम 5वें नंबर पे हमारी जीडीपी आ गई है, 128वें नंबर पे जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसकी बात कौन करेगा? तो ये जो बातें की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और चैनल्स की तरफ से भी, क्या आपके पास कोई अधिकृत जानकारी है कि इंडिया गठबंधन ने इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है? चलिए मैं इसको आसान कर देती हूँ। अनुमा आचार्य जी, आपकी इस आपत्ति को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ और इसे बड़ा आसान कर देती हूँ। आज सुबह से जितने नेताओं से बात हुई, किसी ने खुलकर नहीं कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आप लोगों का स्टैंड क्या है। वो भी छोड़ दीजिए, वो अटकलें हो सकती हैं। अभी इंडिया टीवी पर क्या अनुमा आचार्य ये बता सकती हैं, आप तो अधिकृत प्रवक्ता है ना, क्या अनुमा आचार्य ये बता सकती हैं कि आप लोगों का स्टैंड क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पर? जाने दीजिए अब अटकलों को। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है क्या? अगर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है और उसका नंबर आप मुझे बता देती हैं तो मैं अपनी बात बिल्कुल कहूंगी। दूसरी चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में किसी शरद मराठे के देखिए अनुमा आचार्य जी, अगर मगर वाली बातें आप लोग करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम अटकलों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, अब ये तो ठीक नहीं है अनुमा आचार्य जी, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बड़ा सीधा बड़ा क्लियर पूछा। कमेटी, एक सेकंड रुक जाइए ना, कमेटी का ऐलान हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। उसके बावजूद अगर अनुमा आचार्य जी अगर मगर की बात करेंगी और फिर कहेंगी कि आप अटकलें लगाती हैं, ये सही नहीं है अनुमा जी। ताज्जुब हो रहा है प्राची जी, आप मुझे बोलने दीजिएगा। एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ नोटिफिकेशन आ गया है क्या? आप अधिकृत रूप से जारी कर रही हैं क्या? ये बताइए। मैं अधिकृत समझती हूँ क्योंकि मैं फौज में रही हूँ। अच्छा, तो अध्यक्ष अगर बनाया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, तो ये अधिकृत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी पहले क्लियर करिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये अधिकृत है या सिर्फ कंफ्यूजन है? फिर अनुमा जी अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। बोलिए। नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, नोटिफिकेशन अफवाह है क्या ये? एक सेकंड अनुमा जी, 1 मिनट रुक जाइए। मैं नंबर समझती हूँ। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, वो सिर्फ अधिकृत बात समझती हैं, तभी यहाँ पर आकर वो जवाब देंगी। पहले आप बताइए कि आप मुझे कृपा करके बताइए। देखिए, लॉ कमीशन 99 की ये रिपोर्ट है कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये 2018 के स्टैंडिंग कमेटी की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसका रिकमेंडेशन है कि नहीं होना चाहिए। रामनाथ कोविंद जी को आज जो है समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है, ये सत्य है कि नहीं है? इस देश में 1952, 57, 62, 67 में वन नेशन वन इलेक्शन था कि नहीं था? ये संवैधानिक है कि नहीं है? अब इसके लिए जो है अगर एक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तो इसमें अनधिकृत क्या है? ठीक है, बता दीजिए अनुमा जी। फिर तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ अनुमा जी थोड़ा शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बोलिए अनुमा जी। आप नहीं, मैं कोई शब्दों के जाल में नहीं फंसाती। अभी भी ये बता दिया कि पता नहीं रामायण कालीन हंसी में ये इतना जो है इनका मद क्यों प्रकट होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था पहले से, इनके आने के पहले से। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे ये किसान कानून बनाते हैं और वापस ले लेते हैं,
ये जो भी कुछ डीआरडीओ में, जब ये डीआरडीओ की प्रबंधन की समिति बनाते हैं तो उसमें एक भी डीआरडीओ का व्यक्ति नहीं मानते। रुकिए, मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कर रही हूँ मैडम। आपने कहा मैं अटकलों पर चर्चा करती हूँ, इसलिए मैंने रुकिए ना एक सेकंड, इसलिए मैंने प्रेम शुक्ला जी से यहाँ पर स्टैंड क्लियर करवाया। आप एक बात बताइए मैडम, एक सेकंड, आप एक बात बताइए, अगर एक समिति का, एक सेकंड अनुमा जी, एक सेकंड रुकिए, अनुमा जी एक मिनट, अगर एक समिति का अध्यक्ष तय कर लिया गया है, चुन लिया गया है, तो ये अफवाह है आपकी नजर में? मैंने आपको बहुत साफ कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से है, एक बात। दूसरी बात, ये लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं, ये तो हम कहाँ मना कर रहे नहीं है, प्रमाणित है, तब काहे विरोध कर रहे हैं? नेहरू जी को मानिए, यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, हैफेजेड करती है, डॉक में करती है। अच्छा चलिए ठीक है, अनुमा आचार्य जी, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलने वाला। मैं जरा घनश्याम तिवारी जी के पास चली जाती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, आप नहीं मिलेगा बीजेपी से। घनश्याम तिवारी जी, मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जा रही हूँ। अनुमा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ही के साथ ही इंडिया गठबंधन के। घनश्याम तिवारी जी, आप लोगों का तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप लोगों ने तो एकदम क्लियर लिख कर दिया था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। ये बात क्या आप समझा पाएंगे आप अपने तमाम विपक्षी साथियों को जिनके साथ ये इंडिया गठबंधन बन रहा है, चुनौती देने के लिए प्रेम शुक्ला जी को? प्राची जी, ये कमेटी जिसके बारे में आप लगातार बहस में कह रहे हैं, कमेटी गठन हो गई है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कमेटी गठन हो गई है, कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम होगा तभी जवाब देंगे घनश्याम तिवारी जी। दोनों योग्यता पर जो है और अट्टहास पर ये देश जो है आश्चर्यचकित होगा। विशेष सत्र है जिसके एजेंडे के योग्यता और अट्टहास, यही घमंडिया है, पता नहीं है। एक कमेटी है, ये अज्ञता और यही अट्टहास, यही घमंडिया है मित्रवर। फोटो को कमेटी मान लिया गया है, उस कमेटी का नाम किसी को पता नहीं है, उसके सदस्य किसी को पता नहीं है। अच्छा ये बताइए, किसी भी वर्तमान या पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, राष्ट्रपति कोविंद जी को तो इलेक्शन कमीशन का आइडिया नहीं है, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, उससे वो कराता है। क्या किसी भी वर्तमान या पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने इस पे कोई चर्चा की है? ओपी रावत जी का बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं, कितना समय लगेगा, सिंगल वोटर रोल में कितना समय लगेगा? समय लगेगा, ये प्रक्रिया की तो बात मैं कर रही हूँ। आप यहाँ नाम पूछकर आपको लग रहा है कि आपने एक जोक मारा है और आपकी साथी उस पर हंसकर आपका साथ दे देंगे। ऐसी चर्चा नहीं होती है घनश्याम तिवारी जी, और ऐसे देश चलता भी नहीं है। एक बात, एक मिनट सुनिए सर तिवारी जी, आप लोग जब पहले अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, एक सेकंड अनुमा जी, एक मिनट रुक जाइए, आप जब अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं तो आज ये बोलने में आपको क्या आपत्ति है? कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाँ या ना बताने में क्या दिक्कत है? मेरी बात तो सुनिए, इस देश को आखिरी बार सरकार की तरफ से इसके बारे में कब कहा गया था? जुलाई 27, कुछ ही दिन हुए थे। यही जो अर्जुन राम मेघवाल जी जिन्होंने पहले पापड़ का प्रचार किया था, जो आप लॉ मिनिस्टर हैं, काबिलियत है उनके, अपने विधायक कह रहे हैं कि बहुत करप्ट है, वो छोड़िए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि लॉ कमीशन ने रिटन रिप्लाई में कहा था राज्यसभा को कि मैटर इज नाउ रेफर टू लॉ कमीशन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन टू वर्क आउट प्रैक्टिकेबल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। कहाँ है वो लॉ कमीशन का प्रैक्टिकेबल रोड मैप? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब एक अफवाह में इसलिए शामिल हो जाएं क्योंकि उस अफवाह से सरकार वन नेशन वन बिजनेसमैन वाला जो स्कैम चल रहा है, जो दुनिया भर में जिसका ढिंढोरा पिटा हुआ है, भारत की जगहसाई हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, आपके, मैं कह रही हूँ आपके सारे सवाल वाजिब हैं, आपने जो सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी उनका जवाब दे देंगे, लेकिन एक बात कहने में आपको क्या आपत्ति है कि आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप लोग बदल तो नहीं जाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो क्या समाजवादी पार्टी वही स्टैंड कायम रखेगी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आप लोगों का ओपिनियन है? ये पूछ रही हूँ मैं, हाँ या ना? हमारा स्टैंड जो है वो ये है कि कोई भी अगर अच्छा प्रस्ताव आता है, संसद में हमारे सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य हैं, वो अपना पार्टी का स्टैंड रखेंगे और सबके सामने पारदर्शी ढंग से रखेंगे, अफवाहों पे स्टैंड नहीं लेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन कह रही है, कहते हैं कि पैसे बचेंगे, पिछले 4 साल में प्रेम शुक्ला जिस पर जवाब दीजिए, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अब अपने विपक्ष को ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग कि दो मुद्दे उनके हैं, दो मुद्दे उनके। एक, अनुमा आचार्य जी ने कहा कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये तो सत्य है ना, इस देश में 52, 57, 62, 67 के इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हुए हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक प्रक्रिया जो है, जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, इसका मतलब प्रक्रिया है, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में चर्चा हुई, इसकी प्रक्रिया है, रामनाथ कोविंद जी के नाम पर बात हुई, ये प्रक्रिया है, और जिसके नाम पर
कोई भी समिति बनती है तो जो जिसका नाम उसकी अध्यक्षता के रूप में स्वीकारा जाता है वही उसी समिति की कहा जाता है। मंडल कमीशन क्या था? बीपी मंडल के अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। रेवती कमीशन क्या है? रेवती जी की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। जी, नाम और सदस्यों के तो नाम का ऐलान, ये दो प्रश्न हैं आपके विपक्षी नेताओं के। वो होगा ना, वो प्रक्रिया है ना, वो होगा ना, प्रक्रिया है वो। आपकी नीति बताइए, आपका प्रश्न क्या है उनसे कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर आप सहमत है, असहमत है? आप विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? तो यहाँ वहां की सब बातें कर ली, अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, लेकिन इनकी नीति क्या है? जबकि ये खुद जो है लॉ कमीशन के सामने जा चुके हैं। दूसरा, ये लाभार्थी भी दिखाई देते हैं, कन वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विधानसभा चुनाव, अभी तो बहुत नहीं, 4 साल का कार्यकाल बाकी है। स्थानीय निकाय के चुनाव अभी अभी हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी तो लाभ में आ सकती है, लेकिन फिर भी डरी हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के यादव तो कह रहे थे कि यूपी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए, बहुत एक्साइटेड थे और बहुत उत्साहित जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो यूपी उससे बाहर हो जाएगा। अखिलेश जी के इसी जो है ज्ञान को प्रणाम है। ठीक है, मैं घनश्याम तिवारी जी आपके पास अखिलेश जी का ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, मैं आ रही हूं अनुमा जी आपके पास। विनय मिश्रा जी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, आपके नेता तो सबसे ज्यादा नई चीजों पर, नई राजनीति पर यकीन रखते हैं, तो क्या इस पर आप लोगों का यकीन है या नहीं? क्या स्टैंड रहेगा आपका? मैं पहले प्रेम शंकर जी से पूछना चाहता हूँ, इनके हरियाणा के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के इनके नेता हैं, वो चाहते कि नहीं चाहते वन नेशन वन इलेक्शन? पहले ये क्लियर करें। क्योंकि हरियाणा में आपस में झगड़ा है, विधायक कह रहे चुनाव साथ होना चाहिए, सांसद कह रहे नहीं, चुनाव साथ नहीं होना चाहिए। का प्रश्न इनका तो प्रश्न का जवाब हरियाणा वाले केजरीवाल जी जो चाहते हैं, विनय मिश्रा जी नहीं चाहते हो, उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल ना, विरोध क्यों करेंगे हम? केजरीवाल की बात मानते हैं ना, पार्टी की नीति मानते हैं ना, तो पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सहमत हैं, हमारी नीति है, इसमें क्या संदेह है? विड्रॉ कर गए आप, जिसमें आप यूटर्न लगे, ऐसे बहुत सारी जो है पहले भी आई, विड्रॉ कर गए आप। तो सुप्रीम कोर्ट, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप कहाँ, ये बताइए ना, प्रश्न क्या है? विनय जी प्रश्न सीधा है और उसको विनय पूर्वक उत्तर दें। आपसे प्रश्न सीधा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है, विरोध में है? समर्थन में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? और आप यहाँ वहां के रायता क्यों बिखेर रहे हैं? ये केजरीवाल जी की पार्टी रायता बिखेरने की विशेषज्ञता में ही स्वयं को धन्य क्यों पाती है भाई? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड। विनय मिश्रा जी, आप यू टर्न का जिक्र कर रहे थे अभी सर, आप यू टर्न का जिक्र कर रहे थे। एक सेकंड विनय मिश्रा जी, यू टर्न किसने मारा? यू टर्न किसने मारा? वो तो सबके सामने है, जिसकी लिस्ट लेकर घूमा करते थे, आपके सामने अपनी ईमानदारी की कसमें खा रहे हैं आज मंच पर बैठकर। किसानों के तीन जो है कानून लेके आए और 1 साल बाद गांधी परिवार भ्रष्ट था, लालू जी का परिवार भ्रष्ट था, शरद पवार भ्रष्ट थे, ममता बनर्जी भ्रष्ट थी, लेकिन निकले जब ये खुद भ्रष्ट, तो अब उनके साथ बैठने में नहीं है कोई इंटरेस्ट। अब एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला जी और विनय मिश्रा जी एक सेकंड, क्योंकि जिक्र हुआ था घनश्याम तिवारी जी के नेता का, अखिलेश यादव जी का। घनश्याम तिवारी जी, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं या उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो बात आपको कहने में क्या आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। देखिए, हमने तो जब मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हमने स्वागत किया, दिया क्या? जब इन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी कर देंगे 2022 में, हमने स्वागत किया, इन्होंने किया क्या? काला धन ले आएंगे, वहां अडानी जी वन नेशन वन बिजनेसमैन बने हुए हैं, मोदी जी ग्रीस में जाकर उनकी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये काला धन लेकर के आए क्या? नहीं है। इतने सारे देश प्रधानमंत्री घूमे, एक फूटी कौड़ी काला धन लेकर के आए क्या? नहीं लेकर के आए। बोले नोटबंदी से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या? तो हमने तो इनकी सब बात का स्वागत किया, लेकिन ये अपनी बातों पे अमल करके दिखाएं। बोला कि हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, हर परिवार को घर मिल जाएगा, मिला क्या? मतलब प्रधानमंत्री जी के झूठों का जो सिलसिला है, वो बाकी तमाम प्रधानमंत्रियों के झूठों का सिलसिला देखिए और इस प्रधानमंत्री के देखिए, अकेले ये चैंपियन है। चलिए ठीक है तिवारी, यानी भविष्य की गढ़ में है आप लोगों का ये फैसला कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या करेंगे। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।